चोरनी एक रोमांच और रहस्य से भरा उपन्यास। एक दरवाजे की घंटी बजी तो मैं तुरंत ही दरवाजा खोलने पहुंच गया। सामने एक लड़की खड़ी थी, जवान लड़की। मैं उसको घूर कर देखने लगा, लेकिन उस लड़की में कुछ भी तो खास या असाधारण नहीं था। वो करीब 25 वर्ष की लग रही थी। उसने चश्मा लगाया हुआ था, लेकिन उसकी भौहें काफी चौड़ी चौड़ी थी, जिनसे वो कुछ कुछ पुरुषों जैसी लग रही थी। कुछ पल उसे गौर से देखने के बाद मैंने उसको कहा, हाँ कहिए क्या बात है? घंटी क्यों बजाई आपने? क्या आप इस इमारत के मालिक जेसन एंटाओ हैं? वह मृदुभाषी थी। उसका उच्चारण मूल रूप से दक्षिण भारतीय लग रहा था। संभवतः वो केरला से थी। मैंने सिर हिलाया और उसकी आंखों में देखकर कहा, हाँ मैं ही जेसन एंटाओ हूं। और आप कौन? मेरा नाम सेसेलिया है। उसने एक भूरे रंग का लिफाफा पकड़ा हुआ था, जिस पर मेरा नाम लिखा था। कृपया इसे पढ़ें अभी, मैं आपको 5 मिनट में फोन करूंगी। उसने मेरे हाथों में वो लिफाफा थमा दिया, पर मैं तब भी उसको घूर रहा था। इस अचानक हुई घटना से हैरान होकर रह गया था। वो इधर उधर हो गई। जब तक मैंने फिर ऊपर देखा, वो सीढ़ियों से नीचे जा रही थी। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। अभी भी खड़ा था। मैंने वो लिफाफा खोला तो मुझे उसमें 2 कागज मिले। एक कागज पर थी एंटाओ अपार्टमेंट्स की फोटो। वो इमारत मुझे मेरे मम्मी डैडी से विरासत में मिली थी। दूसरा फुलस्केप कागज था, जो नंबरों से भरा था। गणित कभी भी मेरा मजबूत मनपसंद विषय नहीं था, लेकिन मैं यह महसूस करने के लिए काफी उज्जवल था कि वे वित्तीय आंकड़े थे उस दूसरे कागज पर। मेरा साधारण दिमाग अभी नंबरों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि जब फोन की घंटी बजी। मैं सिसिलिया बोल रही हूं। कुछ देर पहले मुझे लिफाफा देकर गई मृदु वाणी वाली लड़की ने कहा, क्या मुझे ऊपर आना चाहिए? मैंने एक पल और अधिक समय तक आंकड़ों को देखा। मुझे पता था कि मुझे यह पता लगाना था कि उनका क्या मतलब था। मुझे उन आंकड़ों के बारे में तो जानना ही था। ज्यादा से ज्यादा उस लड़की को एक कोका कोला ही पिलाना पड़ता। मैंने कहा, ठीक है, तुम ऊपर आ जाओ। वो मेरे लिविंग रूम में चली आई। आप कुंवारे हैं ना? तभी मुझे अचानक संदेह हुआ, वो मेरे बारे में इतना कैसे जानती थी और क्यों? मुझे अचानक आश्चर्य हुआ कि क्या मैंने उसे आमंत्रित करने में गलती की है। ये सब किस बारे में? मैं एक समस्या को हल करने में आपकी मदद करने के लिए, जो आपको कुछ वर्षों से परेशान कर रही है। उसने चारों ओर देखा। क्या मैं बैठ सकती हूँ? मैंने सोफे की ओर इशारा किया, लेकिन सामने के दरवाजे के पास खड़ा रहा। शारीरिक रूप से मैं बहुत अधिक ठोस था, लेकिन हे, क्या होगा यदि ये लड़की जूडो कराटो की विशेषज्ञ या कुछ और हुई तो? मुझे अपनी गलती का एहसास घंटों बाद ही हुआ। अस्पताल के बिस्तर में असहाय पड़ा हुआ। मैं कोई चांस नहीं ले रहा था। आप किस समस्या के बारे में बात कर रहे हैं? हम उस पर बाद में आएंगे। उसकी मुस्कान ने मुझे निहत्था कर दिया था। मेरे काम का पहला भाग आपको यहां मेरे प्रयास की पूरी गंभीरता से प्रभावित करना है। आपने मेरे द्वारा दिए गए कागजात देखे हैं और मुझे आमंत्रित किया है। स्वाभाविक रूप से आप उत्सुक हैं, जिसका अर्थ है कि मैं अपने कार्य में आंशिक रूप से सफल रही हूं। और जहां तक बात है दूसरे भाग की, उसने कुर्सी पर बैठकर अपनी टांग पर टांग चढ़ा ली
और फिर छत की ओर देखा। आइए देखते हैं। जेसन एंटाओ 37 वर्षीय अविवाहित, पैट्रिक और जूडी एंटाओ का इकलौता बेटा, दोनों मृतक। आप सरकार के लिए काम करते हैं। आप इस अपार्टमेंट ब्लॉक के एकमात्र मालिक हैं। एक 30 साल पुराना मकान जिसमें 12 2 बेडरूम के फ्लैट और 10 भूतल की दुकानें हैं। वर्तमान में एक फूल वाला, 2 सामान्य व्यापारी, एक स्टेशनरी मार्ट, एक आभूषण की दुकान, एक कैटरर द्वारा कब्जा कर लिया गया है और एक शराब व्यापारी। किराएदारों ने आपका किराया बढ़ती महंगाई के अनुपात में नहीं बढ़ाया है। आज के हिसाब से आपने नीचे की दुकानें बहुत कम किराए पर दी हुई हैं। वो उठी और खिड़की के पास जाकर नीचे के व्यस्त रास्ते को देखने लगी। आप शहर के केंद्र में स्थित हैं। इस इमारत को तोड़ दो और आप आसानी से 2 फ्लैट और 2 दुकानें मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप किसी बिल्डर को बुलाते हैं तो आपकी ओर से एक पैसा भी नहीं लगाना पड़ेगा और वो इस इमारत को तोड़कर नई इमारत खरीद कर देगा। अगर आप खुद इस प्रोजेक्ट को हाथ में लेते हैं तो आप इससे 3 गुना आसानी से कमा सकते हैं। लेकिन आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और आपने पहले कभी इमारत बनाने या बनवाने का काम नहीं किया। बस यही एक समस्या है। उसने मुझे आंख में देखा और बोली, यही एक समस्या है जिसके बारे में मैं पहले बात कर रही थी। आपके किराएदार। उसे अब मेरा पूरा ध्यान मिल रहा था और मुझे पता था कि वो ये जानती थी। अब मैं भयभीत नहीं था क्योंकि मैं जान चुका था कि वो मुझे पिटवाने वाली नहीं थी। लेकिन मैं ये जानने को मारा जा रहा था कि उस लड़की के मन में क्या था। उसने सोफे पर अपनी जगह ले ली। अब मेरा काम शुरू होता है। अगर आप मेरी योजना को मानने को तैयार है तो सिर्फ 1 महीने में ही आपके एक एक करके आपसे किराएदार फ्लैट्स और दुकानें खाली करके जाने लगेंगे। आपकी समस्या यही ना कि आपके किराएदार बहुत कम किराया देते हैं और फ्लैट्स और दुकानें खाली नहीं कर रहे हैं। मैं ये काम बिना बल, आतंक, धमकियां या हिंसा के इस्तेमाल के कर दूंगी। मेरी विधियों की सफलता दर 98% रही है। केवल एक बार मैं असफल हुई थी जब किराएदारों में से एक बहरा और गूंगा था। मैंने पहले भी बहुत से मकान मालिकों के लिए उनके फ्लैट्स और दुकानें खाली करवाई हैं। अगर आप तैयार हैं तो मैं आपका ये काम बहुत ही आसानी से कर दूंगी। मैं बेशर्मी से मुस्कुराया। मैंने उस लड़की से पूछा, क्या आप किराएदारों पर सामूहिक सम्मोहन या जादू का प्रयोग करेंगे? सिसिलिया ने मेरी मुस्कान लौटा दी। तो आप रुचि रखते हैं? मैंने हिचकिचाते हुए हाँ में सर हिला दिया। इस सौदे को आप तभी आगे बढ़ाइएगा जब आप मेरा काम देख लें। अगर मैं 3 दिनों के भीतर आपके किराएदारों में से एक को सफलतापूर्वक बेदखल कर दूं तो आप मुझे पूरे सौदे के लिए आगे बढ़ने के लिए सहमति दे देंगे। मैं श्रीमती रोड्रिक्स आपके पड़ोस की पड़ोसन से शुरू करूंगी। अगर वह शुक्रवार तक अपना फ्लैट खाली करके चली गई तो सौदा आगे बढ़ जाएगा। 4 हफ्तों में अगर मैंने आपकी इमारत पूरी खाली करवा दी तो आप मुझे इस स्थान पर आज की कीमतों पर एक पहली मंजिल के डबल बेडरूम की कीमत का भुगतान करेंगे। यानी एक फ्लैट की आज की कीमत मुझे देंगे। इसके बाद मैं चली जाऊंगी। उसने अपने बैग से एक दस्तावेज निकाला। यह समझौता पत्र है, इसे पढ़ लीजिए एक बार। अगर सच कहूं तो मुझे उस लड़की की शर्त बहुत अच्छी लगी। मेरा तो फायदा ही फायदा था क्योंकि उसको कुछ पैसे देकर अगर मेरी इमारत किराएदारों से मुक्ति पा जाती तो मैं उस इमारत को किसी बड़े बिल्डर को करोड़ों में बेच सकता था, या फिर बैंक से लोन लेकर पुरानी इमारत को तोड़वाकर नई इमारत बनवाकर नए फ्लैट्स और दुकानों को
पुराने किराया से 5-6 गुना किराया पर किराएदारों को दे सकता था। पुरानी होती जा रही इमारत और कुछ हजार रुपए किराए के रूप में जो मुझे मिलते थे वो इमारत की मरम्मत पर ही खर्च हो जाते थे। कई बार कहने के बाद भी किराएदार न तो फ्लैट्स और न ही दुकानें खाली कर रहे थे और न ही किराया बढ़ा रहे थे। मुझे 12 दुकानों में से कुल मिलकर 9,600 रुपये किराया मिलता था। एक दुकान का किराया 800 रुपये के हिसाब से। पिताजी ने ही 20 वर्ष पहले ये किराया तय किया था, लेकिन अब मेरे इलाके में एक दुकान का किराया 60 से 70 हजार रुपये था। मैं किराएदारों से तंग आ चुका था। मैंने बिना सफलता के किराएदारों से दुकानें और फ्लैट्स खाली करवाने की कोशिशें की थी। अब अचानक ही न जाने कहां से ये मेरे सामने बैठी हुई ये लड़की आ गई, जो इस असंभव काम को संभव बनाने के मुझे सपने दिखा रही थी। लड़की की बातें बहुत ही प्रभावशाली थी और उसमें बहुत ही आत्मविश्वास था। मुझे एक पैसा भी खर्च नहीं करना था, इसलिए मैं इस जोखिम को उठाने को तैयार हो गया। अगर उसकी योजना सफल ना भी होती तो मेरा कुछ नुकसान नहीं होता। मैंने उस लड़की के द्वारा तैयार किए गए समझौता पत्र को 2 बार पढ़ा, ये देखने के लिए कि लिखाई वाली भाषा में कोई बात ऐसी छुपी ना हो जो मेरा नुकसान कर सकती थी। पढ़ने के बाद मैं आश्वस्त हो गया कि उस समझौता पत्र में सब कुछ साफ साफ था। मैंने अंत में ऊपर देखा, अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए गवाहों की जरूरत नहीं है। कोई गवाह नहीं, जाहिर है। उसने मेरी ओर गुस्से से देखा। अगर ये कभी अदालत में पहुंच गया तो आप बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं, इसलिए इस समझौता पत्र के बारे में सिर्फ हम दोनों को ही मालूम होगा और किसी को नहीं। वो उठ गई। 2 और चीजें, एक, आपको अपने किराएदारों और पड़ोसियों से मुझे आपकी चचेरी बहन कर मिलवाना होगा, और दूसरा, मुझे अपने फ्लैट में रहने के लिए एक कमरा देना होगा। मैं लगभग कूद गया। मेरे फ्लैट में? यहां? आइए इस बारे में स्पष्ट हो जाए। अपना काम करने के लिए मुझे पहली मंजिल के फ्लैट की आवश्यकता है। मुझे एक ऐसा कमरा चाहिए जिसमें आपकी पड़ोसी श्रीमती रॉड्रिक के साथ एक साझा दीवार हो, नहीं तो मैं उसे और कैसे डराऊंगी? उसे डराओगी? मैं मेरी आवाज एक प्रतिध्वनि की तरह ही थी। सही बात है, उसने अपनी उंगलियां चटकाई, जो मुझे याद दिलाता है मैं आज शाम कुछ सामान की उम्मीद कर रही हूं। मेरे सामान के 6 बक्से आ रहे हैं। जरा ठहरिए। मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही थी उससे मैं अचंभित हो गया। ये सब कुछ बहुत ही जल्दी जल्दी हो रहा है। मुझे कुछ सोचने दो। तुम तो तुरंत ही मेरे फ्लैट में घुसने की कोशिश कर रही हो। उसने मुझे गंभीर आंख से देखा। जीवन ऐसा ही है, जेसन अंटाओ, उसने धीमे से कहा। आपके पास एक विकल्प है। जैसे आप बिना किसी जोखिम के जी रहे हैं, बस वैसे ही जीते रहें और कुछ भी ना करें, या एक मौका लें, मुझे 4 सप्ताह के लिए आपके साथ रहने दें और अपने जीवन में बेहतरी के लिए बदलाव देखें। उसकी निगाह शुद्ध चकमक पत्थर थी। तय करना अब आपके हाथ में है। मेरा सामान आज शाम को आ रहा है। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रही हूँ। मैं अभी भी अनिश्चित था। मैं दिन में अपना सरकारी काम करता हूँ। तुम मेरे पीछे मेरे फ्लैट में। उसने हाँ में सर हिलाया। अपना कीमती सामान अपने बेडरूम में बंद कर दीजिए। बेशक मेरे यहाँ रहते हुए आप सब कुछ बंद नहीं कर सकते हैं, इसलिए यदि ये आपको बेहतर महसूस कराता है तो मैं आपको 20,000 रुपयों की नगद जमा राशि दूंगी। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो वो पैसे वापस ले लूंगी। अगर मैं आपके फ्लैट में रहे समय कोई चीज तोड़ देती हूँ या चुरा लेती हूँ
तो आप उसकी कीमत मेरे जमा कराए हुए इन 20,000 रुपयों में से काट लीजिएगा। वो सब कुछ इतना जल्दी जल्दी कह रही थी कि मेरा घबराना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। मैं बड़बड़ाया, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तुम सब कुछ इतना जल्दी जल्दी कर रही हो। उसने मेरी बात को बीच में ही काट दिया। वो मेरी बात काटने और अपनी बात रखने में काफी निपुण थी। मैं कल सुबह आपके दरवाजे पर आऊंगी, ठीक 7 बजे, पड़ोसियों के जागने से पहले, मेरे सामान के साथ। उस समय तक अपना मन बनाने की कोशिश करें। कल सुबह से मैं आपके फ्लैट में रहने आ जाऊंगी। मैंने पहले ही तय कर लिया था कि मैं इसे आजमाना चाहता था, इसलिए मैंने अपने सभी कीमती सामानों को उस कमरे में एक सुरक्षित जगह पर एक बड़ी सी अलमारी में बंद कर दिया, जिसे मैंने बेडरूम के रूप में इस्तेमाल किया था। और अगली सुबह 7 बजे अपने इस बेडरूम के कमरे को बड़े से ताले से बंद कर दिया। जैसे कि उसने पहले ही कहा था, वो अपने 6 बक्सों के साथ आई और तुरंत दूसरे बेडरूम में चली गई। उस कमरे की जांच करते हुए उसने उसे अपनी आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त बताया, क्योंकि इसमें श्रीमती रॉड्रिक्स के फ्लैट के एक कमरे के साथ लगी एक आम दीवार थी। मेरे पास कोई अतिरिक्त बिस्तर नहीं था, इसलिए उसके उपयोग के लिए एक कोने में केवल एक तय होने वाला बड़ा सा गद्दा था। मैंने उसे शौचालय और शावर दिखाया और उसे 2 चाबियां सौंपी, एक उसके नए कमरे की और एक मेरे फ्लैट के मुख्य दरवाजे की। वो कुछ देर के बाद अपना सुबह का नाश्ता बाहर से करके आई। मेरे काम पर जाने से ठीक पहले सिसिलिया ने मुझसे कहा कि मैं मेरे साथ वाले फ्लैट में रहने वाली किराएदार श्रीमती रॉड्रिक्स से उसका परिचय करा दूं। अगली हैरान कर देने वाली घटना तो 2 दिन बाद हुई, जब काम से लौटते हुए मैंने श्रीमती रॉड्रिक्स के मुख्य दरवाजे पर एक ताला देखा तो मैं दंग रह गया। जितने वर्षों में मैं यहाँ अपने फ्लैट में रह रहा था, मैंने कभी भी उस बूढ़ी विधवा श्रीमती रॉड्रिक्स को उसके फ्लैट से बाहर नहीं देखा था। यहाँ तक कि वह कभी चर्च तक भी नहीं जाती थी। उसकी जरूरत की हर चीज उसके दरवाजे पर पहुंचा दी जाती थी। उस दिन उस विधवा बूढ़ी के फ्लैट पर ताले के लगे होने का क्या मतलब था? मैंने सोचा कि शायद सिसिलिया उस बुढ़िया से फ्लैट खाली करवाने में सफल हो गई थी। मैं उत्सुकता से जल्दी जल्दी अपने फ्लैट में दाखिल हुआ। सिसिलिया के कमरे का दरवाजा खुला पड़ा था। वह गद्दे पर बैठी थी, अपने औजारों को छांट रही थी। मैंने फर्श पर लगे उपकरणों को देखा। तारों के बंडल थे, एक्सटेंशन कार्ड और सॉकेट, कम से कम 4 मिनी स्पीकर, एक एम्पलीफायर, डायरेक्शनल माइक, किसी केमिकल की एक बोतल। ये सब क्या है? मैंने गहरी सांस ली। मेरे व्यापार के उपकरण, उसने कहा, और एक पकड़ उठा ली। वो बोली, ओह, श्रीमती रॉड्रिक्स कल आपको फोन करेंगी। वो आपको उनका फ्लैट खाली करने का नोटिस देना चाहती है। क्या? मैं चिल्लाया, तुम सच बोल रही हो? और जब उसने हाँ में सिर लाया तो मैं मुस्कुराया और मुझे पूछना पड़ा, कैसे? तुमने ये कैसे किया? सालों पहले जब आप सिर्फ एक बच्चे थे, आपके साथ वाले उस फ्लैट के बुढ़िया के फ्लैट में किसी ने आत्महत्या कर ली थी। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि मुझे भी वो बात नहीं मालूम थी। मैंने हैरानी से कहा, क्या आत्महत्या? उसने आगे कहा, ये बात आपकी माँ ने अपनी बहन मेरी माँ को बताई थी, आपके संवेदनशील स्वभाव के कारण। आपके माता पिता ने आपको ये बात कभी नहीं बताई, लेकिन मेरी माँ ने मुझे कहानी सुनाई जब मैं एक लड़की थी, और स्वाभाविक रूप से जब कल मैं श्रीमती रॉड्रिक्स से मिली, मैंने उनको कहा कि वो बहादुर थी, क्योंकि वो उस फ्लैट में अकेली रह रही थी, जिस फ्लैट में वर्षों पहले एक युवक ने आत्महत्या कर ली थी। मेरी बात सुनकर वो बुढ़िया हैरान रह गई। उसने कहा कि उसे इस बारे में कभी नहीं बताया गया था। स्वाभाविक रूप से मैंने माफी मांगते हुए कहा कि मुझे उम्मीद थी
इससे किसी भी तरह से उनको कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर कल रात उस बुढ़िया ने मुझे बताया कि उसने अपने फ्लैट में अस्पष्ट आवाज़ें सुनी थी, जैसे कि कोई रो रहा हो। वो बुढ़िया बोली कि वो पूरी रात सोई नहीं थी। मैं घूरता रहा स्तब्ध। भूत रणनीति, एक एक कर किराएदारों को डराए। मैं समझ गया था कि वो आत्महत्या की कहानी बिल्कुल झूठी थी और सिसिलिया ने अपने मन से ही बनाई थी। मेरी माँ ने उसकी माँ को वो कहानी कैसे सुनाई हो सकती थी? मैं मुस्कुरा दिया। क्रोधित शब्दों या वर्षों के अनुनय से जो नहीं किया जा सकता था, वह एक अधिक शक्तिशाली बल मनोविज्ञान के उपयोग से प्राप्त किया जा रहा था। मुझे लगा कि मेरी उम्मीदें अचानक बढ़ रही थी। वो वास्तव में काम कर रहा था। वो आगे बोली, आपको आपके फ्लैटों के कुछ किराएदार ये शिकायत जरूर करेंगे कि उन्होंने दिन भर ड्रिल मशीन के चलने की आवाज़ें सुनी थी और बहुत शोर हो रहा था। दीवार में एक छेद की ओर इशारा किया। मुझे तार डालने के लिए ड्रिल करना पड़ा। चूंकि इमारत वैसे भी नीचे आने वाली है, मुझे यकीन है आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं कितने छेद करती हूँ। ओह ठीक है, मैंने कहा। वो फिर बोली, ये अच्छा है क्योंकि मुझे आपकी रसोई में एक और छेद बनाना है। रसोई की दीवार से जुड़ा फ्लैट मिस्टर नायक का है। अब मैं छोटा सा माइक उस छेद से लगाकर उनके फ्लैटों में भी भूतों की आवाज़ें भेजूंगी। मेरा लक्ष्य है कि आपकी रसोई की एक अलमारी की आड़ के नीचे दीवार के पास छेद खुल जाए। मैं उस छेद में से थोड़ा सा खून भी उनके फ्लैट के अंदर पहुंचा दूंगी। अब वर्षों पहले उस आत्महत्या की कहानी चारों ओर फैल गई है। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है जब नायक परिवार के सदस्य अपने किचन स्टोरेज कैबिनेट के नीचे से खून बहते हुए देखते हैं। मेरी आंखें चौड़ी हो गई। खून? एक आखिरी बात, आप शनिवार को काम नहीं करते हैं ना? मेरा सुझाव है कि आप सप्तांत की छुट्टी लें, जाओ अपने दोस्तों के साथ रहो। एक बार जब ये अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं तो किराएदार मकान मालिक से मिलना चाहते हैं। अगर वह उन्हें आश्वस्त करने के लिए नहीं है तो दहशत फैल जाती। वो हंसी। और ठीक यही मैं चाहती हूँ कि जब उनके फ्लैट में खून दिखे और वो आपसे बात करना चाहें तो आप उनको ना मिले। मैं उस हफ्ते की छुट्टी के दिन अपने चाचा के बेटे के घर रहने चला गया। मैंने और मेरे भाई ने ज़्यादातर समय खाने और विस्की पीने में ही बिताया और न जाने किन किन विषयों पर बातें की। मैं बहुत ही खुश था क्योंकि मैं कुछ ही समय में बहुत ही अमीर होने वाला था। पुराने किराएदारों के जाने के बाद हमने मजे किए, लेकिन मेरा दिमाग उस धन पर केंद्रित था जो एक बार इमारत के किराएदारों से खाली हो जाने के बाद मेरे रास्ते में आ रहा था और एक बिल्डर को सौंप दिया जा सकता था। ऐसा लग रहा था कि अब बस कुछ ही समय की बात है। सोमवार एक कामकाजी दिन था और मैं अपने चचेरे भाई के घर से सीधे कार्यालय जा सकता था, लेकिन मैं ये देखने के लिए उत्सुक था कि सिसिलिया कितनी आगे बढ़ चुकी थी। पिछले 48 घंटों में उसने और कितने किराएदारों को डराने में कामयाबी हासिल की थी। ये अजीब था कि इतने वर्ष तक इतने धैर्यपूर्वक इंतजार करने के बाद समय अचानक ऐसा कैसे लगने लगा था। लेकिन तब पहले कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब सिसिलिया अचानक प्रकट हुई थी, जैसे कि एक प्रार्थना के जवाब में। मुझे नहीं पता था कि मैं अमीर बन रहा था। मैं अपने फ्लैट की तरफ चल दिया। अभी सुबह के 7 भी नहीं बजे थे और मुझे यकीन नहीं था कि सिसिलिया जागेगी या नहीं। ये इस बात पर निर्भर करता था कि वह कितनी देर से काम कर रही थी। मैंने एक दुर्भावनापूर्ण हंसी के साथ सोचा। मेरे होठों पर एकाएक हंसी मर गई और मेरा कदम लड़खड़ा गया। श्रीमती रॉड्रिक्स के दरवाजे पर ताला नहीं लगा हुआ था, वो वापस आ गई थी। मैंने इसे चुपचाप देखा। समझ में नहीं आ रहा था कि इसका क्या मतलब हो सकता था। सिसिलिया, मैंने सोचा, वो जानती होगी। ये एक बहुत ही सरल व्याख्या हो सकती थी। शायद बुढ़िया कुछ भूल गई थी और उसके लिए वापस आ गई हो। कुछ कपड़े, बैंक सर्टिफिकेट इत्यादि लेने आई होगी शायद। मैंने अपना दरवाज़ा खोल दिया।
श्रीमती रॉड्रिक सुन रही होंगी, क्योंकि मैंने दरवाजे के बोल्ट को पीछे की ओर खींचते हुए सुना और फिर वो अपने फ्लैट से बाहर निकल गई। अरे तुम्हारी चचेरी बहन कहाँ है? उसने मांग की। तुम्हारी चचेरी बहन ने मुझे मेरे 4,000 रुपये देने हैं। मैं एकदम हैरान हो गया और मेरे मुंह से निकला, 4,000 रुपये? हाँ, उसने कहा कि आपका जन्मदिन सप्तांत में था और वो आपको बहुत सारे संगीत और शोर के साथ एक सरप्राइज पार्टी देना चाहती थी, और वो नहीं चाहती थी कि मुझे इस सबसे असुविधा हो, इसलिए उसने मुझे 4 दिनों के लिए एक होटल में भेज दिया था और कहा कि वही मेरे होटल का बिल देगी। होटल का बिल 4,000 रुपये है। उसने अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रख लिया। मैं तुम्हारी चचेरी बहन से बात करना चाहती हूँ। अपनी विधवा बूढ़ी पड़ोसन की बात सुनकर मेरा तो मुंह गुस्से से लाल हो गया। मैं हैरान था कि सिसिलिया ने ऐसा क्यों किया था और उस बुढ़िया को 4 दिन के लिए होटल में रहने को क्यों भेजा था। मैं झट से दरवाज़ा खोलकर उसके कमरे में पहुंचा। मैं सिसिलिया से बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उसका कमरा खाली था, सिर्फ 2 चीज़ों को छोड़कर, एक बड़ी ड्रिल फर्श पर और एक बहुत बड़ा गत्ते का टुकड़ा सोने वाले गद्दे के नीचे। मैंने उसे देखा और फिर गद्दे को एक तरफ खींच लिया। जैसे ही मैंने फर्श पर बिछा हुआ गद्दा एक तरफ खींचा, मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि फर्श पर एक बहुत बड़ा छेद था। उस दुष्ट सिसिलिया ने मेरे फ्लैट के उस कमरे के फर्श में एक बड़ा छेद कर दिया था। मैंने सोचा कि वो भी शायद सिसिलिया के भूतिया खेल का एक हिस्सा था, पर तभी मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मैं देख रहा था उस छेद के ठीक नीचे क्या था। समय जैसे एकदम रुक गया। मैं उस छेद के पास सर पकड़कर बैठ गया। फिर मैंने एक टॉर्च जलाकर उस छेद के अंदर नीचे देखा। नीचे एक दुकान थी। उस छेद से नीचे की दुकान में जाया जा सकता था। मैंने टॉर्च की रोशनी झुककर उस छेद में से नीचे की दुकान में मारी। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा कि नीचे गहनों की दुकान थी, जिसको पूरी तरह से खाली कर दिया गया था। तभी मुझे 6 बक्सों की याद आई, जिनको सिसिलिया वापस अपने साथ लेकर फरार हो गई थी। वो इन गहनों की दुकान से गहनों के डिब्बे उन बक्सों में भरकर ले गई थी। तभी मैंने उठकर अपने लॉक किए हुए बेडरूम को भी देखा। मेरे बेडरूम का भी दरवाज़ा खुला हुआ था और मेरी अलमारी में रखा हुआ महंगा सामान भी गायब था। मुझे जेल की सलाखें दिखने लगी, क्योंकि मैंने आस पड़ोस के सभी को ये कह रखा था कि सिसिलिया मेरी चाचा की बेटी थी। वो एक शानदार चोर थी, लेकिन अब वो मुझे अमीर नहीं, एक चोर बना गई थी। करीब 80 लाख के गहने थे उस गहनों की दुकान में, सुंदर सुंदर डिब्बों में रखे हुए, लेकिन अब वो दुकान बिल्कुल खाली थी। बहुत बहुत शुक्रिया।